यस, आज स्टार्ट कर रहे हैं हम प्रोबेबिलिटी। एक ऐसा टॉपिक, देखो दो टॉपिक ऐसे, तीन टॉपिक इनफैक्ट बोले तो मैथ्स में ऐसे होते हैं। नंबर वन सेट, फिर पीएनसी और प्रोबेबिलिटी। ये तीनों टॉपिक मैथ्स के भी हैं और एलआर के भी हैं और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी हैं और मैथ्स के भी हैं। यानी ऐसा कोई टॉपिक जहां पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एग्जाम होता है वहां पर ये तीनों आते हैं, जहां पर लॉजिकल रीजनिंग आता है वहां पर भी आते हैं, और जहां मैथ्स होता है वहां पे भी आते हैं। थोड़ा सा लेवल का डिफरेंस हो सकता है, पर ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर इनके क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। और प्रोबेबिलिटी आ गया तो समझ लो ये दोनों टॉपिक भी अपने आप ही आ जाएंगे। तो क्योंकि हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, किसी का अगर ये पीछे का टॉपिक छूटा है, क्योंकि बच्चे ऑनलाइन में या ऑफलाइन में आप ज्वाइन होते जा रहे हो, तो आपको सबसे पहले इसके साथ, अच्छा मैंने आज एक 21 वालों के लिए, अभी एनडीए की एक सुबह भी क्लास है, कल बताऊंगा, बाकी निमसेट 21 वालों के लिए 7:15 पे ऑनलाइन वालों के लिए अलग से एक सेशन प्लान किया है, जिसमें अगले 2 महीने में कैसे आप पीछे के टॉपिक कवर करेंगे और किस ढंग से पढ़ना है वो बताऊंगा। तो आप लोग ध्यान रखना, जो ऑनलाइन वाले उनको बोल रहा हूं मैं। क्लास एंड में और बताऊंगा कि किस किस के लिए वो सेशन काम का है। तो चलिए अभी आप हेडिंग डालिए प्रोबेबिलिटी। बहुत ही लिमिटेड थ्योरी पढ़नी है आपको 22 वालों के लिए। मैंने 21 लिख दिया था क्या? सॉरी, निमसेट 22। अभी 21 ईयर चल रहा है, इसलिए ऐसा कभी कभी हो जाता है, पर 22 के लिए प्लान है। चलिए लिखिए नंबर 1, सैंपल स्पेस। बहुत ही लिमिटेड थ्योरी जो मैं आपको बताऊंगा उसमें लिखिए नंबर 1, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, the set of all possible outcomes, the set of all possible outcomes in an experiment, the set of all possible outcomes in an experiment is called sample space. द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल। वैसे आज की क्लास बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास है, आप में से कोई ने पहले पढ़ा है मुझसे तो आज का लगभग सभी पोर्शन आता होगा, पर ये क्लास के बिना प्रोबेबिलिटी सीख नहीं पाओगे। तो सैंपल स्पेस का मतलब क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इन एन एक्सपेरिमेंट। यानी जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके कलेक्शन को हम सैंपल स्पेस बोलते हैं, जो कि एक्चुअल में आपने कहां सीखा होता है? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जैसे मैंने आपसे बोला कॉइन को थ्रो किया तो क्या आउटकम होंगे? हेड और टेल। आउटकम के कलेक्शन को हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। अगर मैंने आपसे, इसको ऐसे डिनोट करते हैं सैंपल स्पेस को, अगर मैंने बोला एक डाइस को थ्रो करो, और ये सब फेयर की बात कर रहे होते हैं, नॉर्मल स्टैंडर्ड, मतलब अब आपको पता है डाइस पर 1 2 3 4 5 6 7 6 मार्क होता है। अब कुछ डाइस ऐसी भी होती है जिसमें 2 फेसेस पे 2 2 हो जाए, तो वो नहीं, हम वो बात कर रहे हैं जो रेगुलर में यूज होती है चीज। तो आपने डाइस को थ्रो किया तो आउटकम क्या क्या आएंगे? 1 2 3। बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, समझ में भी आएगा और क्लियर हो जाएंगे कंसेप्ट। 1 2 3 4 5 6, यानी जो पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं उनको एक जगह कलेक्ट करने को हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। जो चीज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आप निकाल लेते हैं, नो रिस्ट्रिक्शन, वही चीज है यहां पर। अब मान लो मैं आपको बोलूं कि 2 कॉइन है आपके पास, तो क्या क्या आउटकम हो सकते हैं? तो आप बोलते हैं सर हेड और हेड, हेड और टेल, टेल और हेड, और टेल टेल। अगर 2 डाइस होते तो आप बोलते एक डाइस के कितने होते हैं? 6, तो 2 के 6 इंटू 6 आपस में मल्टीप्लाई होता है। अब 36 कैसे? तो आप बोलते हैं सर 1 1 1 2 1 3 1 6, है ना, और आखिरी में 6 1 से लेके कहां तक? ऐसे 30 आउटकम होते हैं। यानी आप जब 2 फेंकते तो ये कोई नंबर दिख रहा होता, आउटकम ये बताता है, ये पक्का है कि यही होगा। जैसे प्रोबेबिलिटी हमारी लाइफ को बिल्कुल क्लियर कर देती है। जैसे आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको अभी से पता आउटकम्स क्या होंगे, बताओ क्या क्या होंगे? आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, या तो सिलेक्ट हो गए या रिजेक्ट हो गए, और तीसरा कोई आउटकम्स नहीं है। या तो आप एडमिशन सिलेक्ट होकर एडमिशन लोगे, नहीं तो नहीं लोगे। अब ये अलग बात है, आप 10 बातें कर लो, पर यही 2 पॉसिबिलिटी है। तो अब क्या केसेस बढ़ेंगे ये आपके ऊपर है। अभी प्रोबेबिलिटी पढ़ते पढ़ते समझ जाओगे कि कब हम सिलेक्ट होंगे, कब हम रिजेक्ट होंगे, किसके चांस ज्यादा है, किसके कम है, कैसे डिसाइड होता है, प्रोबेबिलिटी बताता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है अनुमान लगाना, है ना, गैस करना, मतलब गैसिंग करना नहीं होता। जैसे आपसे कोई बोले कि यार तुम्हारे कितने चांस है सिलेक्शन के, तो आप कई बार क्या बोलते हो? 80%। आपने कोई एग्जाम दिया, क्यों भाई कितने चांस है फर्स्ट डिवीजन के, तो आप बोलते हो 90%। कैसे बोलते हो? क्योंकि आपने जो पेपर दिया है उसके आधार पे ना,
आपने एक लॉटरी का टिकट बुक खरीदा, 5 करोड़ की लॉटरी, कितने परसेंट चांस है लॉटरी लगने के? 0.00001, क्योंकि वो लाखों में छपते हैं और 5 करोड़ का इनाम है, इसलिए चांसेस कम है। यही अगर आपने एक लॉटरी का टिकट खरीदा 100 रुपए का, और उसमें एक पक्का है कि मिनिमम प्राइस कितने रुपए की है, 50 रुपए की, तो लॉटरी रखने के चांस 100%, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए 50 रुपए तो मिलेंगे। ऐसी लॉटरियां होती हैं कि मिनिमम प्राइस 50 रुपीज, मैक्सिमम 1000 रुपए। 100 रुपए का टिकट है, जिसको लेना ले ले, हर आदमी सोचता ले लेते हैं 50 तो आ ही जाएंगे। पर जो बनाने वाला उसने कितनी चालाकी से क्या करा है कि वो हर टिकट पे मिनिमम 50 रुपए कमा रहा है, और उनमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज दे दे। मान लो मैं लॉटरी से कमाना चाहूं तो मैं बोलूं कि एक लॉटरी है जिसमें 1000 फर्स्ट प्राइज है, 500 सेकंड प्राइज है, 250 थर्ड प्राइज है, और एवरी वन को 50 रुपीज मिनिमम मिलेंगे, और मैंने 1000 टिकट छाप दिए, तो हर एक को इस बात की खुशी होगी, क्योंकि वो बोल पाएगा कि मैंने लॉटरी जीती है। कितने की जीती ये थोड़ी बताएगा वो, ठीक है, मेरी लॉटरी लगी है, पर कितने की? 50 रुपए की। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है गैस करना। तो आप कि कब चांसेस हाई होंगे कब लो होंगे, ये सब प्रोबेबिलिटी बताता है। आप कोई मैच खेल रहे हो, मान लो कोई गेम हो रहा है, तो गेम में भी 2-3 पॉसिबिलिटी होती है। बताओ क्या क्या आउटकम होते हैं? कोई गेम की बात करें तो या तो टीम जीतती है, विन हो सकता है, लॉस हो सकता है, ड्रॉ हो जाए, हो सकता है टाई हो जाए, बिल्कुल सही है, बराबर स्कोर आया हो मान लो तो टाई भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ और नहीं होगा। तो पॉसिबल आउटकम के कलेक्शन को हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो जो भी, इसलिए हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इन एन एक्सपेरिमेंट। इन एन एक्सपेरिमेंट मतलब जिस एक्सपेरिमेंट की हम बात कर रहे हैं उसके जो पॉसिबल आउटकम होते हैं उनके कलेक्शन को हम सैंपल स्पेस कहते हैं। ये क्लियर है बात? अब नेक्स्ट लिखिए इवेंट। बफरिंग इस एंड पे नहीं है। अब जैसे जैसे मैंने एक छोटा सा वर्ड लिखा है, टाई और ड्रॉ में डिफरेंस क्या है बता सकते हो? है, मान लो एक मैच हो रहा है और उस मैच का कोई रिजल्ट नहीं आया तो उसे क्या बोलते हैं? ड्रॉ हो गया। पर एक मैच हो रहा है और उस मैच का रिजल्ट आए पर दोनों के स्कोर कैसे हो तो उसे टाई बोलते हैं। ऐसा नहीं है, दोनों अंतर है जो वर्ड लिखते हैं। लॉस मतलब हार गया गेम में या फिर जीत गया। आप कोई एग्जाम देते हो मान लो 10th 12th ग्रेजुएशन का, तो क्या होता है? फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, फिर थर्ड डिवीजन, फिर पास, फिर कंपार्टमेंट, फिर फेल। ये पक्का है कि जब आप आओगे तो आप इसमें से कुछ बताओगे, पर जब ये होगा तो आपका चेहरा अलग होगा। जब ये कुछ होगा तो आप आते हुए यही बोलते हुए आओगे घर में कि इस बार रिजल्ट बहुत बुरा आया कॉलेज में, पूरे स्कूल का रिजल्ट बिगड़ा, पता नहीं क्या गिन गिन के बदले लिए टीचर ने। तो इसका मतलब है कि आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, आप कुछ पर बताना यही पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी बताती है कि कोई भी घटना जो होने वाली है उसका हमें पता होता है। कुछ के लिए हम मेंटली तैयार होते हैं, कुछ के लिए नहीं होते। जैसे जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो लोग सिगरेट पीते हैं या तंबाकू खाते हैं या गुटखा खाते हैं, उसके हर पाउच पे एक तो इतनी गंदी सी इमेज बनी होती है, आप उसका ऐड नहीं देख सकते, इतना गंदा ऐड होता है। फिर भी लोग बहुत आसानी से स्मोकिंग करते हैं, क्योंकि उन्हें यह बात क्लियर पता है कि 90% केसेस कैंसर के जो होते हैं वो स्मोकिंग या टबाको वगैरह से होते हैं ना। उनका बहुत क्लियर फंडा होता है कि 90% होते हैं, और वो बहुत जोर देके बोलते हैं क्या? 90% होते हैं, और उसमें वो बार बार ये बता रहे होते हैं कि 10% नहीं भी होते, और मैं उनमें से एक हूं, यानी मैं उन 10% में एक आता हूं। फिर और ज्यादा बोलो तो वो कहेंगे कि देखो हमारे बाजू में जो रहते थे उन्होंने ना कभी तंबाकू खाई ना कभी सिगरेट पी, फिर भी उनको कैंसर हो गया। ये एग्जाम्पल भी आपको वो देते हुए मिल जाएंगे, और ऐसे 4-5 ढूंढ के ले आएंगे। पर जिनको ये गलत फहमी है कि 10% को नहीं होता, आप कैंसर हॉस्पिटल चले जाओ तो अपने आप आंखें खुल जाएंगे कि हर पेशेंट, अगर 100 पेशेंट पड़े तो 90 लोग वही होंगे। जो ये लिखा है ना ये बिल्कुल सच है, पर हम मानने को तैयार नहीं होते, क्योंकि जब तक कुछ घटना नहीं होती। जैसे रेड लाइट पे गाड़ी चलाने से, हम इंडिया में ऐसा होता है, बाहर तो ऐसा होता नहीं है, बाहर कर ही नहीं पाता आदमी, सैटेलाइट से कंट्रोल है, और अगर करा तो फाइन इतना तगड़ा होता है कि फिर हाँ 3-4 बार के फाइन में तो गाड़ी की कीमत आ जाती है वहां पे। सच है, ये सच है। तो रेड लाइट पे हम देखते हैं कि पुलिस वाला तो नहीं हो, निकाल लेते हैं, कई बार निकालते रहते हैं। और आप हमेशा ही बोलते हो कि रेड लाइट पे गाड़ी निकालने से एक्सीडेंट नहीं होता, रेड लाइट पे गाड़ी निकालने से एक्सीडेंट नहीं होता, ऐसे 10 बार। और एक्सीडेंट क्योंकि रोज नहीं होता, याद रखना, दुर्घटना कभी कभी होती है, पर जिनका होता है उसमें से कुछ ये बताने के लायक बचते हैं कि रेड लाइट पे गाड़ी नहीं निकालना, और कुछ बचते ही नहीं है। इसलिए आप लोगों को ये बात ध्यान रखना है कि हर वो चीज
हर रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई भी दुर्घटना एकदम नहीं होती। तो अगर आप उसके लिए तैयार रहेंगे तो अच्छा, नहीं रहेंगे तो कोई बात नहीं। तो ये प्रोबेबिलिटी आपको, अगर आप प्रोबेबिलिटी को अपने जीवन से जोड़ लोगे तो आप कभी दुखी नहीं रहोगे। आपको ये पता है कि जो आप एग्जाम देने वाले हो उसमें 120 क्वेश्चन आएंगे। अब ये तो सबके लिए फिक्स हो गया। क्या चेंज होना है? ऊपर कितने राइट करोगे इसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, कोशिश करिए इनका ध्यान रखें जिससे कि दिक्कत ना आए। ठीक, चलो तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको बोला सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन बताई, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस, और इसको कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कर्ली ब्रैकेट। और सिंबल क्या होता है इसका? एस। जैसे मुझे लिखना है क्वाइन का सैंपल स्पेस तो मैं ऐसे लिखूंगा, डाइस का सैंपल स्पेस तो ऐसे लिखूंगा 1 2 3 4 5 एंड 6। नेक्स्ट, इवेंट, हिंदी में उसे घटना बोलते हैं, है ना। इवेंट, ये दो चीजें ही पूरी प्रोबेबिलिटी की जान है। क्या क्या? सैंपल स्पेस और इवेंट। इवेंट में लिखिए एनी सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, एनी सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। एनी सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। Any subset of a sample space is called an event. ठीक, यानी जो भी इवेंट होता है वो हमेशा सैंपल स्पेस का ही पार्ट होता है। हम बोलते हैं ना ये घटना हुई, पर वो कहां से होगी? सैंपल स्पेस से। आपने कॉइन को थ्रो किया तो आपने कहा सर हेड आया, ठीक है, इवेंट क्या है बोलो? हेड। पर आप ऐसा नहीं बोल सकते हो, हेड इवेंट इज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। जहां पे आपने इवेंट लिखा वहां पे ये जरूर लिख देना, ये वाला सिंबल। जो भी इवेंट होगा वो सैंपल स्पेस का ही पार्ट होगा। जैसे आपने एक डाइस को फेंका, मान लो आपने एक डाइस को फेंका और इवन नंबर आया, तो ये क्या है? सबसेट ऑफ एस। और कुछ तो हो ही नहीं सकता ना, कोई भी घटना जो होती है बेसिकली, जैसे आपने कोई मैच खेला, आप जीते हारे ड्रॉ हुआ टाई हुआ, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। आपने एग्जाम दिया, सेलेक्ट हुए रिजेक्ट हुए, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। आपने एग्जाम दिया, फर्स्ट डिवीजन आई सेकंड डिवीजन आई, जो भी आई, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। तो इवेंट की जब भी बात की जाएगी वो सैंपल स्पेस का ही एक पार्ट होगा। ये क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट लिखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग। यहां पे फॉर्मूले पे आते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग बता देता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इक्वल टू, लिखिएगा नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन नंबर ऑफ टोटल केसेस, या ऐसा भी बोलते हैं हम इसे फेवरेबल केसेस अपॉन, बोलो, फेवरेबल केसेस प्लस अनफेवरेबल केसेस। फेवरेबल केसेस अपॉन फेवरेबल केसेस प्लस अनफेवरेबल केसेस। ओके, या ऐसा भी बोल सकते हो आप, एक्चुअल में ऊपर क्या आता है? इवेंट, जो भी बोला, नीचे क्या आता है? सैंपल स्पेस। सिंपल ट्रिक ये भी होती है, जो जितने केसेस हुए उसको डिनोमिनेटर में, और उसमें से जो बोला जाए कि ये इवेंट हुआ है वो न्यूमरेटर में। सिंपल वर्ड में बोले तो ये कहीं मिलेगी नहीं, पर मैं आपको बता रहा हूं, ये सबसे सिंपल तरीका समझने का। ठीक, अब प्रोबेबिलिटी में 5 वर्ड बहुत यूज होते हैं, इनको सुना रहा हूं मैं, फिर बताऊंगा भी एक एक करके जहां जरूरत होगी, क्योंकि हम क्वेश्चन के साथ थ्योरी पढ़ेंगे। और पहली 3 क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? आज वेडनेसडे की, थर्सडे की, और इसमें मैक्सिमम थ्योरी पार्ट कवर करूंगा। नेक्स्ट वीक में पूरा पूरा क्या रहेगा? प्रैक्टिस पार्ट। ये थ्योरी पार्ट, फिर प्रैक्टिस पार्ट, फिर एडिशनल क्वेश्चन डाउट, वो अपने को अगले हफ्ते तक लगेंगे कि नहीं, डिपेंड ऑन। ये क्लियर पहले बात। अब प्रोबेबिलिटी में आपने इस तरह के वर्ड डेफिनेटली सुने होंगे। नंबर 1 लिख लीजिए आप, इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट,
नंबर 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट नंबर 1, नंबर 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जिसको हिंदी बोलते हैं परस्पर अपवर्जी घटनाएं। म्यूचुअली मतलब एक के बाद दूसरा खत्म हो जाए, म्यूचुअली बोलते हैं ना, म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग है ना, बोलते हैं कि नहीं? हाँ, तो वैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। नंबर 3 नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। नंबर 4 इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट एंड नंबर 5 डिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट एंड नंबर 5 डिपेंडेंट इवेंट। ओके, इक्वली लाइकली का मतलब क्या होता है बता रहा हूं, आप लोग डेफिनेशन चाहो तो लिख लेना, बुक से लिख लेना। इक्वली लाइकली का मतलब होता है जैसे क्वाइन को थ्रो करने पर आप मुझे बताओ हेड और टेल के चांस कैसे होते हैं, आपके मुंह से निकलेगा इक्वल। प्रोबेबिलिटी में पढ़ते भी इक्वली लाइकली इवेंट है, मतलब हर इवेंट इक्वली लाइकली होता है, ये नहीं माना जाता इसके चांस ज्यादा। मान लो दोनों तरफ आप हेड कर दो या दोनों तरफ टेल कर दो तो क्या होगा, आप फेंकोगे तो पक्का हेड ही हेड आएगा। तो इक्वली लाइकली मतलब चांसेस आर इक्वल। मान लो आपने डाइस को थ्रो किया, तो मुझे एक बात बताओ, आप ये चाहते जरूर हो कि 6 आए, पर जितने चांस 6 आने के उतने ही उतने ही उतने ही 3 के उतने ही, तो आप खुद ही बोलोगे ना सर किसी भी नंबर के चांस कैसे इक्वल, मींस इक्वली लाइकली इवेंट। या सुनो, कोई मैच स्टार्ट होने वाला है, भले हम बोले कोई टीम कितनी पावरफुल क्यों ना, उसके रिकॉर्ड कितने भी बोला जाता ना, आप जब मैच होते हैं भले रिकॉर्ड बताते हैं कि इसने 10 साल से कोई मैच नहीं आ रहा है, पर फिर भी मैच का रिजल्ट कई बार अपोजिट होता है। तो मैच स्टार्ट होने के पहले दोनों टीम के विन होने के चांस इक्वल और लॉस होने के चांस भी इक्वल। तो इक्वली लाइकली का मतलब ही यही होता है कि चांसेस आर इक्वल। प्लेइंग कार्ड है, 52 पत्ते हैं, उसमें से एक पत्ता निकाला, उसके कोई भी कलर का पत्ता आने के चांस कैसे हैं इक्वल। क्लियर है बात? तो इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब होता है द गिवन इवेंट आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ नन ऑफ देम इज एक्सपेक्टेड टू ऑकर इन प्रेफरेंस टू द अदर, मतलब सबके चांसेस इक्वल है और किसी को प्रेफरेंस नहीं मिले। अब इक्वली लाइकली कौन सा नहीं होता, जैसे एक डाइस लो आप और इस डाइस पे आपने मान लीजिए कि 3 फेसेस पे 6 ले लिया, ठीक, और बाकी पे 1 2 3 ले लिया, ठीक, तो अब कैसे होंगे चांस इक्वली लाइकली नहीं हुए। क्यों? क्योंकि 6 आने के चांस ज्यादा है, क्योंकि 3 फेसेस पे 6 है। अभी देखो तो 3 फेसेस पे कितना है 6, वंश बुला के लाना। यस, तो 3 फेसेस पे क्या है 6, तो इसके इक्वली लाइकली चांस नहीं है। या अभी जैसे मैं आपको बताऊं, मेरा बेटा जो है ना उसको थोड़ा अलग अलग टाइप की चीजों का इंटरेस्ट है, अभी उसने एक डाइस ढूंढा है जो कि इसकी प्राइस है 3000 रुपए, और उस डाइस की ब्यूटी ये है कि उसमें 6 आने के चांस थ्रो करने पे सबसे ज्यादा होते हैं। उसकी बनावट ऐसी है, उसको बनाया ऐसा गया है, मोल्ड ऐसा किया होगा, हैवीनेस होगा, कुछ ना कुछ होगा कि जब वो थ्रो होता है तो 6 आने के चांस ज्यादा है। तो उसका कहना है कि मुझे दिलवा दो, तो मैंने कहा हर बार तुम्हारे पास 6 आएगा तो खेलेगा कौन, तो बोले उसको मैं दूसरा दे दूंगा। तो बात समझ में आ गया? तो उसे इक्वली लाइकली नहीं बोला जाएगा। इक्वली लाइकली का मतलब होता है कि फेयर इवेंट की बात कर रहा हूं, अनफेयर नहीं। तो जहां पर भी वर्ड फेयर होगा वहां पर चांसेस आर इक्वल। समझ में आ रही बात? तो इक्वली लाइकली मतलब होता है कि चांसेस इक्वल हो। ऐसा ना हो कि जैसे आपने मान लो 2 2 2 और 1 5 6 ले लिया, तो आप इसमें किसके चांस बढ़ गए, तो ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं कहलाएगा। तो इक्वली लाइकली क्लियर है बात, चांसेस आर इक्वल, उसे बोलते हैं इक्वली लाइकली। तो लॉजिकली प्रोबेबिलिटी के हर क्वेश्चन में ये वर्ड मेंशन होना चाहिए और होता भी है, पर नहीं हो तो भी हम क्या मान के करते हैं इक्वली लाइकली। ठीक है, अब आइए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। लिंक भेज दूंगा बेटा मैं आप लोगों को, जिन जिनको वो लेना डाइस अभी भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसने निकाल के रखा हुआ है। उसमें बताया है कि थोड़ा हवा में आपको ज्यादा तेज फेंकना है, उसकी कितनी हाइट तक जाने पे 6 आएगा, कितनी हाइट तक जाने पे 5 आएगा, ऐसा हो, ठीक है ना। तो उसके वेट के साथ वो मूव होता होगा कुछ जो भी हो, अब वो तो लिया तो है नहीं, वो तो पढ़ा ही है उसने। तो आप लोगों को लिंक भेज दूंगा, आप लोग खरीद लेना और एक दिन के लिए मुझे दे देना, तो मैं उसको दे दूंगा एक आध दिन के लिए कि भाई कर ले शौक पूरा।
नेक्स्ट लिखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एंड नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। बैटरी खत्म हो गई, जल्दी लो, नहीं है। नेटवर्क प्रॉब्लम इस एंड पे नहीं है बेटा। यस, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड नॉन म्यूचुअली दोनों की एक साथ डेफिनेशन होगी। लिखिए टू इवेंट, बस ये आखिरी थ्योरी है फिर आगे पढ़ाना चालू करूं। टू इवेंट E1 एंड E2, टू इवेंट E1 एंड E2 is said to be mutually exclusive two event E1 and E2 is said to be mutually exclusive if E1 intersection E2 equal to empty set, E1 intersection E2 equal to empty set। बेटा नहीं है सेंड पे बफर। यस, देखिए ठीक है। सुनील कुमार, मैं एड्रेस भेज दूंगा, भिजवा देना मुझे, कुछ बच्चों के पास है वो डाइज। चलो यस, तो लिखा आपने टू इवेंट E1 एंड E2 इज सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू 5। ब्रैकेट में लिखना नो कॉमन पॉइंट बिटवीन E1 एंड E2, नो कॉमन पॉइंट बिटवीन E1 एंड E2। नो कॉमन पॉइंट बिटवीन E1 एंड E2। वही नीचे नॉन म्यूचुअली के लिखो, फिर एक साथ ही समझा पाऊंगा, अलग अलग नहीं समझा सकते। नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, two event E1 and E2 is said to be non-mutually exclusive. Two event E1 and E2 is said to be non-mutually exclusive. E1 and E2 is said to be non-mutually exclusive if E1 intersection E2 not equal to 5. Not equal to 5 means at least one common point between E1 and E2, at least one common point between E1 and E2। मतलब क्लियर? अब मैं आपको समझाता हूं कि कैसे आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे, कैसे याद रखेंगे, क्या आइडिया बता रहा हूं। जैसे एक इवेंट है हेड आना, एक इवेंट है टेल आना। बताओ दोनों इवेंट आपस में कैसे हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हेड आ गया तो टेल नहीं आएगा, और टेल आ गया तो अगर एक इवेंट के बाद दूसरे के चांस ही खत्म हो जाए तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्लियर और नॉट? तो अगर हेड आ गया तो टेल नहीं आएगा, और टेल आ गया तो हेड नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? इक्वली लाइकली तो सब होते हैं, पूरी प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली अगर मेंशन ना हो तो उसका कंफ्यूजन मत रखिए, वो तो हेड और टेल के चांस बराबर है। पर मान लो हेड आया तो टेल नहीं आएगा, टेल आ गया तो पास हो गए तो फेल नहीं हो सकते, फेल हो गए तो पास नहीं हो सकते। एक ही समय में दोनों बातें पॉसिबल नहीं है। जैसे एक बच्चे से आपने पूछा कि रिजल्ट क्या है, तो उसका रिजल्ट घर में पास है, दोस्तों में सप्लीमेंट्री है, कंपार्टमेंट है, और एक्चुअल में फेल है। तो उसने अपने हिसाब से घुमाया कि दोस्तों को नहीं आ रहा, पेपर रुक गया, पर सोचा रिपीट कर लूं, परसेंट अच्छे बन जाएंगे। घर में क्या बोला कि पास हो गया हूं मैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि दोबारा देना चाहिए। बात समझ में आ रही है? पर है क्या वो? तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है एक के बाद दूसरे के चांस खत्म। अगर आप कोई मैच खेल रहे हो, जीत गए तो हार नहीं सकते, और हार गए तो एक ही चीज होगी ना कोई। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जैसे अब मैं आपको बताता हूं, जैसे डाइस में अच्छे से समझ पाओगे। नॉन म्यूचुअली और म्यूचुअली का एग्जांपल इससे समझ में आता है। मान लो एक इवेंट है जिसका नंबर है E1, एक इवेंट है जिसके नंबर है ऑड,
और एक इवेंट है जिसके नंबर है प्राइम। ठीक है, समझना। अगर मैं E1 और E2 की बात करूं, दो फ्रेंड मिलके बात कर रहे हैं, एक कह रहा है कि यार इवन नंबर आएगा तो मैं जीतूंगा, और दूसरे ने कहा ऑड आया तो मैं जीतूंगा। कैसा इवेंट है? म्यूचुअली पक्का है, या तो इवन आएगा या ऑड आएगा, या तो नो। तो E1 और E2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, एम्प्टी सेट है। पर अगर यही बात मैं E1 और E3 की करूं तो बताओ क्या होगा? टू आ सकता है ना, तो ये नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। मान लो ये दो फ्रेंड मिलकर बात कर रहे हैं, एक ने कहा इवन नंबर पे मैं जीतूंगा, इसने कहा प्राइम पे मैं जीतूंगा। हो सकता है 4 आया, हो सकता है 3 आया, पर अगर 2 आ गया तो क्या होगा? दोनों की बातें अपने आप में करेक्ट हो रही हैं, दोनों एक दूसरे को मानने पे उतारू हो गए कि मैंने कहा था इवन और प्राइम। जब तक उनको बात समझ में आ गई, तो जब ये पॉसिबिलिटी होती है कि दोनों हो सकते हैं तो वो नॉन म्यूचुअली होता है, और जब ये पॉसिबिलिटी होती है कि नहीं हो सकते तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। क्लियर है बात? जैसे E2 और E3 में भी कैसा है बताओ? हो सकता है 1 आए, हो सकता है 2 आए, पर अगर 3 या 5 आया तो दोनों इवेंट की पॉसिबिलिटी है, इज कॉल्ड नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। यस और नो? तो अगर मैं E2 और E3 की बात करूं तो आप बोलोगे सर ये नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो पहचानने का तरीका, एम्प्टी मिले तो म्यूचुअली और नॉन एम्प्टी मिले तो नॉन म्यूचुअली। ठीक, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट थोड़ा बाद में आता है, उसको बाद में पढ़ेंगे। अब लिखिए प्रॉब्लम ऑन प्रोबेबिलिटी, यहां से थोड़ा पढ़ना चालू करते हैं। कोई क्वेश्चन ना पूछें आप लोग आज कल परसों, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं 3 दिन बाद आपके क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। इसलिए अभी आप सब लोगों को बोलूंगा, अपने कमेंट्स की जगह पूरा फोकस मेरी क्लास पे रखना, कुछ मत पूछना। अभी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है कि हम जैसे ही स्टार्ट करते हैं हमें बहुत सारे आगे के क्वेश्चन याद आ रहे होते हैं, और हम सोचते हैं पूछ डालें। क्लास वाले नहीं पूछ सकते, आप लोगों के हाथ में अधिकार नहीं है, ऑनलाइन वाले पूछ लेते हैं क्योंकि उनके पास टाइपिंग का अधिकार है। पर आप इसको ऐसे ही समझो कि जैसे आप कोई मूवी देखने गए हो, ठीक है, और मूवी बहुत अच्छी है, तो क्या आप कभी ये डिमांड करते हो 10 मिनट के बाद कि आपने आवाज लगाना चालू की भैया पहले एंड दिखा दो फिर बची हुई मूवी देख लेंगे? नहीं करते। बल्कि अगर आपके साथ कोई ऐसा बैठा हो जिसने मूवी देखी है और वो आपको कुछ स्टोरी बताए, तो आप उसे क्या करते हो? अरे यार भाई देख लेने देना यार, बता मत स्टोरी, आगे क्या हो रहा है ये मत बताओ। तो मेरे को भी पढ़ाने में ऐसे ही होता है कि मेरे साथ आप पढ़ते हो तो आप सोचा करो कि जब मूवी का एंड आ जाए, जब आप डाउट पूछना स्टार्ट करो, और जब आप पूछ ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको ही पता मूवी जब एंड होती है तो जो जितने क्वेश्चन स्टार्टिंग में रहते हैं वो क्या होते हैं हमारे, सब खत्म हो गए होते हैं, है ना। और वैसे तो 90% क्या 99% मूवी ऐसी होती है कि 5 मिनट बाद उनका एंड भी पता होता है हमें क्या होगा। फिर भी हम इस उम्मीद में रहते हैं, जैसे कोई हीरो है, वो कोई मान लो अच्छा प्लेयर है, तो हमें पता आखिरी में वो जीतेगा, फिर भी आप पूरे समय उम्मीद लगाते हो सकता है एंड में वो हारा हुआ दिखा दें। दिखाते हैं कभी? कब दिखाते हैं? रियल स्टोरी की बात नहीं कर रहा हूं, इमेजिनरी स्टोरी जो होती है उनकी बात की जा रही है। एनीवे, तो जो मूवी का जब एंड होता है तो आपके जैसे सारे डाउट सारे कंसेप्ट सब क्लियर होते हैं, वैसे मेरा टॉपिक खत्म होने पर सब अपने आप खत्म हो जाता है, डाउट आ ही नहीं सकते। पर क्या होता है 10 मिनट बाद जो डाउट आते हैं वो डाउट आते हैं जो मन के विचार हैं, वो डाउट नहीं है। ठीक है ना, जैसे मंदिर में जब आप जाते हो भगवान की पूजा कर रहे होते हैं, 5 मिनट कंसंट्रेशन के साथ आप पूजा नहीं कर पाते हो, दुनिया जान के विचार आ जाते हैं। जबकि वहां पे क्या करना चाहिए, थोड़ी देर अपने माइंड को पीस रखो, थोड़ी देर अपने मन को शांत रखो, पर वहीं पे सब विचार आएंगे। मोबाइल पे 2 घंटे चैटिंग कर रहा हो, एक भी विचार नहीं आता पढ़ लूं मैं, है ना। तो ऐसा होता है, कॉमन प्रॉब्लम है। चलिए, तो अभी हमने बात की म्यूचुअली नॉन म्यूचुअली, अब हम आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ की प्रॉब्लम पे। कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं बिल्कुल बेसिक, जिसपे क्वेश्चन हर साल बनते हैं, जिनको आपको करना होता है। उसमें एक क्या है, कॉइन, एक है डाइस, एक है कार्ड, एक है कैलेंडर, एक है नंबर्स। लिख लो आप टाइप्स में। नंबर 1 लिखिए कॉइन, मैं थोड़ा अलग ढंग से आपको बताता चलता हूं किस किस टाइप के क्वेश्चन लिखिए। नंबर 1 प्रॉब्लम रिलेटेड टू कॉइन, नंबर 2 प्रॉब्लम रिलेटेड टू डाइस, नंबर 3 प्रॉब्लम रिलेटेड टू कैलेंडर, लीप ईयर नॉन लीप ईयर पे आते हैं ना क्वेश्चन, ये स्टैंडर्ड टाइप है, ये कितनी बार भी पढ़ाऊंगा। नंबर 4 प्लेइंग कार्ड, नेक्स्ट प्लेइंग कार्ड के बाद प्रॉब्लम ऑन नंबर्स, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स, और जो टाइप आएंगी बताता चलूंगा। ठीक है, ऐसी कई, ये बहुत स्टैंडर्ड टाइप्स हैं, और भी कुछ टाइप्स हैं जो बताऊंगा मैं आपको, सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह से रिलेटेड, बॉल सिलेक्शन से लेके, वो सब टाइप्स हैं। पर ये ऐसी टाइप्स हैं जिसपे आप देखेंगे तो लगभग हर साल क्वेश्चन आया है। स्पेशली जैसे एनडीए में बात करें तो कॉइन और डाइस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, एमसीए में बात करें तो कॉइन डाइस नंबर्स इन पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन किसी के भी आ सकते हैं, तो हम एक एक करके कवर करते हैं। आप सबसे पहले हेडिंग डालिए प्रॉब्लम रिलेटेड टू कॉइन या कंसेप्ट ऑफ कॉइन, फटाफट। प्रॉब्लम रिलेटेड टू कॉइन,
और कंसेप्ट ऑफ कॉइन। अब देखो कॉइन में क्या हो सकता है बताइए, एक कॉइन भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी, कितने भी ना। तो पहले वन कॉइन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, अ कॉइन थ्रो एट रैंडम, अ कॉइन इज थ्रो एट रैंडम, अ कॉइन इज थ्रो एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, अ कॉइन इज थ्रो एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। पहला क्वेश्चन। अब एक कॉइन के सैंपल स्पेस बताइए क्या क्या होंगे, हेड और टेल। तो पहला क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। बोलिए, हेड आने के चांस 1, टोटल 2। ठीक, ये सबसे पहले डिनोमिनेटर फिक्स करना है आपको, फिर न्यूमरेटर सोचना है। बिल्कुल स्टार्ट किया है, आज की क्लास बेस कवर हो जाएगी, कल पे थोड़ा और आगे आ जाएंगे, परसों तक काफी कुछ हो जाएगा, इसलिए आप लोग संडे को पेपर दे पाओगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, हेड के भी चांस उतने ही हैं जितने चांस टेल के। नेक्स्ट, हेड एंड टेल, हेड एंड टेल। अब ये इम्पॉसिबल है, एंड लगा है ना, एंड लगा है तो क्या हुआ, ये इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि एक समय में हेड और टेल कैसे आएगा, तो इम्पॉसिबल इवेंट है, तो 0/2 या 0। और हेड और टेल, हेड और टेल ये श्योर इवेंट है। क्यों श्योर है? आप किसी से बोलो कि ला यार एक टास्क करते हैं, हेड आया तो मैं जीता, टेल आया तो तुम हारे, तो कैसा इवेंट है ये? श्योर इवेंट है, मैं ही जीतूंगा, क्योंकि हेड आने पे मैं जीतूंगा, टेल आने पे आप हारोगे। तो कभी भी कॉइन पे आप करना तो यही करना, और बहुत तेजी में बोलना और थ्रो कर देना जब तक वो समझे, जब तक आप जीत चुके होगे। तो समझ में आ गया बात, 2/2 इज 1। ठीक, तो इसलिए बोलते हैं प्रोबेबिलिटी अगर मान लो इवेंट हो ना, 0 से किसके बीच में होती है? अगर इम्पॉसिबल इवेंट हो तो प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, और अगर श्योर इवेंट हो तो 1, और 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंट में निकल जाती है। तो इसलिए बोला जाता है ना, प्रोबेबिलिटी नॉन निगेटिव नॉन जीरो होती है, वो नॉन निगेटिव होती है, जीरो तो हो सकती है। डन, कोई कंफ्यूजन इसमें? अगला क्वेश्चन, एक कॉइन पे यही 4 बन सकते थे, पांचवा क्वेश्चन कोई नहीं बना सकता, बताओ कैसा बनेगा? बनेगा पांचवा? नहीं, इसकी भी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि पांचवा बन जाए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, अ कॉइन इज थ्रो 2 टाइम्स, अ कॉइन इज थ्रो 2 टाइम्स, a coin is thrown 2 times, find the probability of getting, a coin is thrown 2 times, find the probability of getting, a coin is thrown 2 times बोला, इसको और क्या लैंग्वेज हो सकती है? 2 कॉइन थ्रो 1 टाइम, एक कॉइन को 2 बार फेंको या 2 कॉइन को एक ही बात होती है। तो आप पहले 2 कॉइन के सैंपल स्पेस बनाइए। अब 2 कॉइन है, सैंपल स्पेस बनाइए, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। यस और नो? और कोई? इसका मतलब होता है फर्स्ट टाइम में हेड फिर हेड, पहला हेड फिर टेल, और इसका मतलब है पहले टेल आया फिर सब कुछ अरेंज करना पड़ता है हमें। अब क्वेश्चन नंबर 1, ऑल हेड, ऑल हेड, यस ऑल हेड, मतलब ऑल हेड का एक ही केस है, बाय 4। ओके, ऑल टेल तो भी 1/4 है ना। फिर एग्जैक्टली 1 हेड, ठीक है, एक हेड आए, एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड के कितने केसेस दिख रहे हैं आपको बेटा? 1 और 2, तो 2/4। ठीक, नेक्स्ट, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आए, ठीक। अब एटलीस्ट 1 हेड का मतलब है कम से कम एक हेड आए, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है, तो कितना?
3/4। ठीक, और याद रखना ये दोनों चीजें सेम नहीं है, इन दोनों में बता सकते हो क्या अंतर है? इसमें पहले हेड फिर टेल, और इसमें पहले टेल। ऑर्डर का भी ध्यान रखना पड़ता है। एटलीस्ट 1 का समझ में आया? 3/4 एटलीस्ट 1 को ऐसे भी करते हैं, आगे जाके काम में आएगा फॉर्मूला। ये एटलीस्ट 1 के लिए 1 माइनस नन ऑफ देम, मतलब एक भी ना हो, एक भी हेड ना आए, ये भी कर सकते थे, आगे काम आएगा इसलिए बताया। पर ये केवल कब यूज करना, जब क्या लिखा हो? एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 3 पे नहीं करना है। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बदल है। अ कॉइन इज थ्रो 3 टाइम्स, अ कॉइन इज थ्रो 3 टाइम्स, अ कॉइन इज थ्रो 3 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कॉइन इज थ्रो 3 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। एक कॉइन को कितने बार फेंक रहे हैं? 3 बार। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 1। पहले सेपरेशन बनाओ, 3 बार फेंकोगे तो कितने होंगे? 2 × 2 × 2। ये याद रखना, मल्टीप्लाई होता है हमेशा, हमेशा। तो बोलो क्या? हेड 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 टेल। गिनना कितने? जब छोटा क्वेश्चन हो तो बना के करना, आगे जाके नहीं बना पाओगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 मतलब ये। एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई रिपीट हो गया? ये वाला रिपीट हो गया, ओके। ये रिपीट हो गया ना? हेड टेल। एक मिनट रुक जाओ। अच्छा, यहां पर मैंने क्या करा मैं बता देता हूं आपको, जो गड़बड़ हुई है। यहां पर पहले टेल को ही लाओ यहां, फिर टेल हेड हेड, फिर हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, और टेल टेल हेड। ओके, अब सही है? ओके, अब मैं आपसे जो भी क्वेश्चन पूछूंगा, देखो ये पता क्या बताता है, यही होगा। जब भी 3 कॉइन को फेंकोगे ऐसा कोई रिजल्ट आपको मिलने वाला है। अ कॉइन इज थ्रो टाइम या 3 कॉइन थ्रो 1 टाइम, यही मिलेगा ना। सैंपल स्पेस मतलब ये बता देता है, अभी फेंके नहीं है हम, हमें पता है इसमें से कुछ ना कुछ जब फेंकोगे तो एक कोई ना कोई रिजल्ट 100% आएगा। ये हमें पता चल जाता है प्रोबेबिलिटी को में, या हमें अपनी लाइफ में कि क्या होने वाला, उसमें से कोई एक रिजल्ट आपको मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता। ठीक, तो अब नंबर 1 कि मैं आपसे बोलूं ऑल हैड, तो आप फट से क्या बोलोगे? 1/8, ये कभी नहीं बदलेगा। मैं बोलूं आपसे ऑल टेल, तो भी आप बोलोगे। मैं बोलूं एग्जैक्टली 2 हेड, ठीक 2 हेड आए, तो एग्जैक्टली 2 हेड मतलब 1 2 3, बोलो यस और नो। या मैंने बोला एग्जैक्टली 1 हेड, अब हेड की जगह पेपर में 10 लिखा आ सकता है बस। एग्जैक्टली 1 हेड, बोलो अगेन 1 हेड के भी 3 ही केस हैं, यस और नो। नेक्स्ट, एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड आए, एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट 2 हेड मतलब 1 2 3 4, यस और नो। नेक्स्ट, एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड मतलब कम से कम एक हेड आए, तो इसको छोड़ दो आप, इसको, तो सब में कहीं ना कहीं हेड है, तो 7/8। या ऐसा बोल सकते थे कि एक बार भी हेड ना आए, बोल सकते थे ना। क्लियर?
एटलीस्ट वन हेड। नेक्स्ट, ऐसे खुद बनाते चलना क्वेश्चन। एटमोस्ट टू हेड, ये दो वर्ड बड़े काम के होते हैं, एटलीस्ट और एटमोस्ट, क्वालिटी में बहुत यूज होते हैं। एटमोस्ट मतलब होता है अधिक से अधिक, तो दो अधिक से अधिक दो हेड आए तो ये भी काउंट होता है जीरो वाला। ये 1 2 3 4 5 6 7 ये नहीं होगा। ठीक, आप 3 कॉइन फेंक के चाहते हो कि आप 100% जीतो, तो आप ऐसा बोलना एटमोस्ट 3 हेड बोलो। आप किसी से बोलो देखो मैं 3 कॉइन फेंक रहा हूं, देख लेना अधिक से अधिक 3 हेड आएंगे, और थ्रो कर दिया, तो आप क्या हो गए 100% जीतोगे। क्यों? क्योंकि ये 8/8 होगा। तो कहीं पे भी शर्त लगाओ तो ये कोशिश करना कि प्रोबेबिलिटी किसकी उसकी क्या हो 100%, तो आप विनर हो गए, और नहीं तो फिर कुछ भी हो सकता है। जैसे आप डाइस को थ्रो करो, सामने वाले से बोलो 1 से 6 तक कोई भी नंबर एक मन में सोच लो। अब मैं थ्रो कर रहा हूं, देखना इसमें से कोई नंबर एक आएगा। ठीक है, तो 1 से 6 में ही तो कोई नंबर आएगा ना। वो कहेगा मैंने तो 5 सोचा, कि ना 1 से 6 तक का नंबर सोचने के लिए बोला था, थोड़ी बोला था कि जो सोचोगे वो आएगा। तो ऐसा है, वो समझ में आ गया बात। तो एटमोस्ट 3 हेड मतलब श्योर हो गया कि अधिक से अधिक 3 हेड आए, ना आए हेड वो भी हो सकता है, 1 आए 2 आए 3 आए। इज दैट क्लियर? चलिए, जैसे जो गेम होते हैं, अभी आपको पता है जो ऑनलाइन गेम होते हैं उसकी क्या क्या प्रोबेबिलिटी होती है। ऑनलाइन गेम में लोग जीतते भी है ना, ऐसा नहीं होता नहीं जीतते, पर उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होती है। अपने कुछ स्टूडेंट हैं जो ऑनलाइन गेम में ही काम करते हैं, तो उनकी एल्गोरिथम क्या होती है आपको पता है कि नहीं? उनकी एल्गोरिथम होती है कि जो कोई भी इंसान, नंबर वन, एक तो सबके डेटाबेस बनते हैं कौन किस मोबाइल से खेला, उसको जिताना भी होता है, क्योंकि अगर जिताएंगे नहीं तो वो क्या नहीं करेगा, खेलेगा नहीं। और दूसरा, उसकी एल्गोरिथम उनकी फिक्स है कि 90% पैसा बटे, यानी वो केवल 10% पे काम करती है कंपनी। यानी अगर आप 100 रुपए का गेम कर रहे हो तो 90 रुपए आप जीत सकते हो। कंपनी कितने में कमा रही है? 10 रुपए, 10% कमाती है उनका, और 10% में वो पूरा कमाने के साथ साथ क्या कर रही है, अपने हजारों एम्प्लॉय को सैलरी दे रही, सब दे रही, क्योंकि उन्हें पता है बहुत बड़ा जनसंख्या जो ये खेलने वाली है। तो एल्गोरिथम ऐसी होती है कि जीतते हैं लोग, पर वो जो पैसा देगी, जो बांटेगी, हो सकता है किसी ने 100 लगाए 10,000 मिल जाए, पर उनकी एल्गोरिथम ये नहीं, उनकी एल्गोरिथम ये कि एक दिन में अगर 1 लाख रुपए लगाए तो 90,000 रुपए क्या करना है, बांट देना है। तो एल्गोरिथम ऐसी बनाई जाती है ना। कैसीनो में जो गेम होते हैं उसमें आपने देखा, आप जो नंबर सोचते हो वहां के बॉल नहीं रुकती, उसका भी फॉर्मूला होता है कि बॉल को कहां रोकना है, वो उनको पता होता है, इसलिए उस नंबर्स के साथ आप नहीं कर पाते। तो जितने भी ये जो गेम होते हैं जहां पर जुआ खेला जाता है, अगर आपके मन में कभी ऐसा हो कि कुछ मैं जीत जाऊं, तो उससे अच्छा है कि कोई गेम बना देना, तो जरूर कमा लोगे। हाँ, उस गेम को खेला तो सब गवा दोगे, क्योंकि फॉर्मूला क्लियर है। और बहुत ही अच्छी एल्गोरिथम जो कंपनी में बच्चे काम करते हैं, वो बताते हैं सर हम लोगों को ये भी है कि जिसकी लॉगिन है उसको पहले जिताना है, फिर थोड़ा हराना है, फिर जिताना है। जब एक बार लत लग जाए उसको, उसके बाद लूट लेना है उसको है ना। तो ये बिल्कुल क्लियर कट फॉर्मूला उनका, नहीं तो आप खेलोगे नहीं। इसलिए आपने देखा होगा ये बीच में बहुत सारे ऐड आना चालू हुए थे, फिर कुछ लोगों ने केस कर दिया, एमपीएल वगैरह अलग अलग गेम, फिर केस कर दिया, तो आजकल लिखा होता है कि इस गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है, क्योंकि संभल के खेलें, क्योंकि उसमें लोगों ने क्लेम, बहुत लॉस हो गया लोगों को, क्योंकि ऐड तो ऐसे दिखा रहे थे कि जिसने खेला उसके घर टीवी भी आ गई, बच्चा स्कूल भी पढ़ने जा रहा है, सब कुछ हो गया तो ऐसा नहीं होता है। तो ये एल्गोरिथम होती है। तो हो सकता है आप अगर कोई गेमिंग कंपनी में जाएं तो इस तरह के गेम बनाए जाते हैं, तो उसमें फिक्स होता है फॉर्मूला, और बहुत अच्छे से डेवलप किया जाता है उसको कि कोई गड़बड़ ना हो, क्योंकि अगर चूक हो गई तो कंपनी तो एकदम लॉस में चली जाएगी। पर 10% मार्जिन बहुत बड़ा मार्जिन होता है। ठीक है, तो आगे से कभी ध्यान रखना कि प्रोबेबिलिटी ये बोलती है कि कोई मैजिक है ही नहीं लाइफ का, कोई शॉर्टकट नहीं है बिना मेहनत के। मेहनत करोगे तो कुछ मिलेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। ठीक है ना। चलो, ये क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, लिखिए। अ इज थ्रो 5 टाइम्स। आप कितने बार फेंक रहे हो? 5 टाइम। अ इज थ्रो 5 टाइम्स। A coin is thrown 5 times. Find the probability of getting. A coin is thrown 5 times.
कॉइन इज थ्रो 5 टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। पहले बताओ 5 टाइम फेंकने पे टोटल केस कितने होंगे? 32, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने बार? अब देखो एक बात सुनो मेरी, 32 जैसे ही आया तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या बात आएगी? क्या आप सैंपल स्पेस नहीं बनाओगे? ऑब्वियसली नहीं बनाओगे, 32 थोड़ी बनाओगे भाई। 8 तक तो बना लिए, 32 कैसे बनाओगे? और ये तो 5 कॉइन है, 10 होते तो 2 पावर 10, 1024। चलो 32 की तो हिम्मत दिखा लेते किसी तरह। 2 अगर 10 कॉइन होते तो 2 पावर 10, तो 1024 तो नहीं बनाते। और 20 होते तो 2 की पावर 20, जिसकी वैल्यू निकालना भी आफत हो जाती। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब है हमारे पास कुछ शॉर्टकट फॉर्मूले हैं, वो बताऊंगा, और बिना फॉर्मूले के भी कैसे करेंगे वो बताऊंगा। नंबर 1 क्वेश्चन, तो आप बताओ, आपको डिनोमिनेटर पता चल गया इस क्वेश्चन का? 32। प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला ध्यान रखना, कीवर्ड, सबसे पहले डिनोमिनेटर सोचो। अगर वो गलत हुआ तो 100% पूरा क्वेश्चन गलत होगा। वो सही हुआ तो न्यूमरेटर के सही होने के चांस है ना? तो पहले तो ये हो गया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछा हूं, ऑल हैड, ये आप तुरंत बता देंगे भाई। ऑल हैड बोला तो ये तो पता ही है कि यही होगा, यस और नो? अगला क्वेश्चन, ये भी बता दोगे आप एग्जैक्टली? अभी मैंने जबकि कोई ट्रिक नहीं बताई, फिर भी मुझे पता, बता दोगे एग्जैक्टली 2 हैड। यस, एग्जैक्टली 2 हैड। अब एग्जैक्टली 2 हैड बोला मैंने, ठीक है? या तो हम सैंपल स्पेस बनाए, या मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूं कि 2 बार क्या आए, 2 बार हेड आए और बाकी 3 बार क्या आए। अब ये अरेंज भी तो होंगे। आप में से जिसने बाई चांस परम्यूटेशन नहीं पढ़ी, कंफ्यूज मत होना, बिना उसके भी समझा दूंगा। फैक्टोरियल 5 टोटल केसेस, ये 2 बार आ रहे हैं और ये 3 बार। 120/12 क्यों 10, तो क्या आएगा आंसर? 10/32। कहीं बार आप सोचते हो ना परम्यूटेशन का कहां यूज है, हो रहा है। अभी जिन्होंने नहीं पढ़ी वो घबराए ना, वो पढ़ के समझ जाएंगे, पर बिना परम्यूटेशन के भी सिखाऊंगा अभी। डन? ये क्लियर है बात कि एग्जैक्टली 2 हैड यानी 10/32। नेक्स्ट, एग्जैक्टली 1 हैड, ठीक एक हेड आए। एग्जैक्टली 1 हैड, एग्जैक्टली 1 हेड का मतलब है कि ठीक एक हेड आए। तो एक हेड आए मतलब तो एक बार हेड और 4 बार क्या, ऐसे भी सोच सकते हो, है ना बेटा? केवल ये समझाने के लिए बता रहा हूं, आगे जाके ये भी नहीं करोगे। या ऐसे भी बोल सकते थे आपकी 5 लेटर को अरेंज करने के तरीके 5 और 4 बार ये आ रहा है, तो 5 बाय, यस और नो? तो जब क्वेश्चन के सैंपल स्पेस बड़े हो जाते हैं तो फिर हम उनको डायरेक्ट करते हैं। पर उसी का छोटा क्वेश्चन बिना समझे मत करो बड़ा, एक बार कंसेप्ट बन गया ना, मैं बता रहा हूं आपको 2 क्लास में प्रोबेबिलिटी का बेस समझ में आ जाएगा। फिर हम प्रोबेबिलिटी में कोई लिमिटेशन नहीं है, किसी भी लेवल का कोई भी क्वेश्चन हो सकता है और वो प्रैक्टिस से ही आएगा। मैं इसमें कम से कम आपको 300-400 क्वेश्चन करवा के ही ये टॉपिक एंड होगा, जिसमें से 2-3 तो संडे के टेस्ट होंगे, 3 तो टेस्ट होंगे ही होंगे। तो 150 क्वेश्चन वो और करीब 200 क्लास में, यानी 350-400 क्वेश्चन 100% करवाऊंगा। उसके बाद ये टॉपिक में क्लियरिटी आएगी। उसके बाद भी हो सकता है कुछ क्वेश्चन ना बने, पर वो नहीं बनेंगे जो एग्जाम में नहीं आते, वो बनेंगे जो एग्जाम में आते हैं। जो एग्जाम में नहीं आते वो वाले क्वेश्चन देख के आप हो सकता है कुछ लोग दुखी हो जाएं, पर मैं श्योर हूं 2 वीक बाद जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो आपको 100% बनेंगे, ये पक्का है, बिल्कुल बनेंगे। तो वो एक चीज दिमाग में रखनी है अपने को, बाकी किसी भी टॉपिक का कोई लिमिट नहीं है। ये क्लियर? ठीक। अब इसी के लिए एक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं आप लोग, लिख लो। वो फॉर्मूला है वैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, हेडिंग डाल दो भले ब्रैकेट में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पर ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। कहां कहां बता रहा हूं, जब भी कभी क्वाइन की बात करूं मैं, या जहां पर पी और क्यू कितनी हो, पी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, क्यू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ, और इन दोनों का सम हमेशा कितना होता है? 1। या तो कोई इवेंट होगा या नहीं होगा, ये बात तो कैसी है? श्योर है।
ये सिंबल है स्टैंडर्ड, पी मतलब हैपनिंग, क्यू मतलब नॉट हैपनिंग। ओके, तो आप इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, जब भी कभी क्वाइन का क्वेश्चन आए या पी क्यू इक्वल हो तो लिखिए गेटिंग, लिखो एन क्वाइन थ्रू एट रैंडम, ऐसा लिखना एन क्वाइन, एन क्वाइन थ्रू एट रैंडम गेटिंग आर सक्सेसेस, कितनी सक्सेस, आर, एनसीआर अपॉन 2 पावर एन। ये ट्रिक फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। ये आता कहां से, अभी थोड़े एक दो क्लास के बाद समझाऊंगा। अभी एनसीआर अपॉन 2 पावर एन, और अगर कभी एटलीस्ट 1 बोले तो वो भी फिक्स है, 1 माइनस क्यू पावर एन या 2 पावर एन माइनस 1 अपॉन 2 पावर एन, ये दोनों एक ही चीज है। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से आता है, जब बाइनोमियल मतलब थोड़ा एडवांस पार्ट पढ़ाऊंगा जब सिखाऊंगा, क्योंकि अभी अपन प्रॉब्लम क्वाइन की कर रहे हैं तो क्वाइन का कोई क्वेश्चन ना छूटे इसलिए अभी बता रहा हूं। यस और नो। अब जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन दिया था, क्वाइन इज थ्रो 5 टाइम फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड बोला था, तो बताओ 2 हेड के लिए क्या होगा, एन कितना है 5 क्वाइन, गेटिंग 2 हेड, तो आर कितना हो गया 2, तो बस क्या लिखोगे 5c2 अपॉन 2 पावर 5, 5c2 कितना होता है 5 इंटू 4 अपॉन 2 यानी 10 बाय, तो जिसको बड़े क्वेश्चन आए तो ऐसे करना है आपको। बाकी ये वाला पोर्शन थोड़ा एडवांस है, आगे आगे चल के सीखोगे आप। क्वाइन एन क्वाइन थ्रू एट रैंडम, इसके लिए मैंने बोला था स्टेटमेंट एन क्वाइन थ्रू एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या, आर सक्सेसेस, कुछ तो लिखोगे ना नंबर, 2 सक्सेस 3 सक्सेस 4 सक्सेस, एनसीआर अपॉन 2 पावर एन, या और एटलीस्ट 1 के लिए 1 माइनस क्यू पावर एन या 2 पावर एन माइनस 1 अपॉन 2 पावर एन। डन। चलिए अगला क्वेश्चन, अ कॉइन इज थ्रो 8 टाइम्स, अब जो बोलूं वो बताना, अ कॉइन इज थ्रो 8 टाइम्स, a coin is thrown 8 times, find the probability of getting, find the probability of getting 5 head, 5 head, a coin is thrown 8 times, find the probability of getting 5 head। कितने बार फेंक रहे हो 8 बार, कितने बार हेड चाहिए, हेड या टेल एक ही बात है, 5 बार। फॉर्मूला मैंने अभी बताया, ये फॉर्मूला आप हमेशा क्वाइन में यूज कर सकते हैं। तो 8c बोलो, 5 अपॉन 2 पावर 8, 2 पावर 8 होता है 256, 8c 5, 876 अपॉन 321, क्यों 56 ना। यस और नो। इसी क्वेश्चन में बताना, इसी क्वेश्चन में। अच्छा, क्वाइन के केस में एक क्वाइन को फेंकने पे हेड आने के चांस भी कितने होते हैं, और ना आने के भी, पी और क्यू बराबर होता है यहां पर। 8 क्वाइन थ्रो एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, क्या बोला मैंने, एटलीस्ट 1 हेड, तो 1 माइनस क्यू क्या होता है 1/2 की पावर 8, आप ऐसे भी कर सकते थे, या मैंने एक फॉर्मूला ये बताया था याद है ना, बोलो, तो बात एक ही है, खैर कितना बाय 256।
ठीक, तो कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब आप कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन खुद करिएगा, एनसीआर अपॉन 2 पावर n, और फिर कोई ना बने तो मुझसे पूछना। अब आते हैं टाइप नंबर 2, लिखिए। पी और क्यू बेटा हैपनिंग है, सिंबल है, कंफ्यूज मत हो। पी हैपनिंग के लिए यूज होता है, क्यू नॉट हैपनिंग के लिए। चलिए, अब डाइस से रिलेटेड प्रॉब्लम करते हैं, लिखिए। आप कॉइन की प्रैक्टिस करिएगा, फिर करेंगे क्वेश्चन कॉइन की। अब डाइस की बात कर रहे हैं, लिखिए। आ डाइस थ्रो एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। आ डाइस थ्रो एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 के पीछे 6, 3 के पीछे 4, 2 के पीछे बोलो 5। डाइस को देखा ना आपने, डाइस के अपोजिट फेसेस का सम हमेशा 7 होता है, जो स्टैंडर्ड होती है। चलिए, तो अब मेरा क्वेश्चन है नंबर 1, अ डाइस थ्रो एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। एक डाइस को फेंका आपने, तो उस पे अब क्वेश्चन क्या बनेंगे मैं बताता हूं। नंबर 1, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, क्योंकि 6 का एक ही केस है, टोटल 6 है। यस और नो? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, 2, मतलब प्रोबेबिलिटी ये बोलती है सबके इक्वल चांस है। ये हमें लगता है, हम चाहते हैं 6 आ जाए, 6 आ जाए, इसलिए हमारी 6 पे नजर रहती है, पर सबके चांस कैसे होते हैं? ठीक है ना? इसलिए आप ध्यान रखना कि कई लोगों को जीवन में ऐसा लगता है कि ये इंसान ऐसा है जिसको सारी फैसिलिटी मिली है, इसके पास हर तरह की फैसिलिटीज हैं, पढ़ाई की भी, घर भी, गाड़ी भी, एसी भी, तो इसका तो सक्सेसफुल होना तय है। पर यह भी गलत फहमी है। ऊपर वाले ने सबको अपॉर्चुनिटी दी, और किसी एक का तो जन्म ऐसा हुआ होता है, किसी एक जनरेशन का, जो कि बहुत मेहनत करती है, उसके बाद की जनरेशन अपने आप सुधर जाती है ना? जैसे धीरू भाई अंबानी का नाम आप सबने आई थिंक सुना होगा। तो मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी ने कुछ नहीं किया, किया किसने? तो उससे क्या हुआ? उन्होंने तो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भी भरा, सब करा, पर उसके बाद की जनरेशन क्या हो गई? तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी इकोनॉमिकली कंडीशन साउंड नहीं है, तो इस बात के लिए अपने पेरेंट्स से लड़ने से अच्छा है क्या इस बात की चिंता करें कि मेरे बच्चे ये ना सोचें कि मेरी घर की इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं है। हमेशा याद रखो, जिस चीज की आपको किसी और से शिकायत हो ना, उस चीज को पहले अपने अंदर बिठा लो और सोच लो कि ये अगले को ना हो। तो अगर आपको अपने पेरेंट्स से लेके ये कभी भी कंफ्यूजन हो, या कभी लगे कि आपके पेरेंट्स ये नहीं कर पा रहे हैं, तो ये मत सोचना कि वो करें, बल्कि सोचना कि मैं जब पेरेंट्स बनूं तो मैं अपने बच्चों के लिए ये कर दिखाऊं। वो बहुत जरूरी है। तो अपॉर्चुनिटी सबको बराबर मिलती है, 6 आने पे भी उतनी चांस है जितने 1 के, वैसी लाइफ का फॉर्मूला है। प्रोबेबिलिटी बिल्कुल जीवन को बता देती है कि हमारे हाथ में सब कुछ, और किसी एक जनरेशन को कभी ना कभी मेहनत करनी पड़ती है। वो जनरेशन पीछे की भी हो सकती है, आप में से कोई बहुत अच्छी साउंड फैमिली का है, तो आप पता करोगे तो आपको पता चलेगा आपके फादर ने बहुत मेहनत की होगी, या उनके ऊपर किसी ने की होगी। कोई ना कोई एक जनरेशन मेहनत करती है, आगे वाली जनरेशन उसको क्या करती है? फॉलो करती है, चलाती है, और मान लो उसमें कोई गड़बड़ निकला तो मिटा भी देती है, सब खत्म हो जाता है। फिर कोई अगली जनरेशन मेहनत करती है, होता है ऐसा। तो वो आपको बनाना है ये बात। तो मेरा ये हमेशा मानना है कि प्रोबेबिलिटी जो कहती है कि सबको बराबर मौका मिलता है लाइफ में। अब कुछ लोग कैश कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते, तो कुछ अपनी कंडीशन पे रोते हैं, वो वहीं की वहीं रहते हैं, कुछ उस कंडीशन के साथ समझौता नहीं करते और फिर कुछ आगे निकल जाते हैं। और ऐसे एक नहीं, मेरी लाइफ में तो कम से कम हजारों बच्चे, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट होंगे जिनकी कंडीशन मैंने ऐसी देखी है जो आपकी इमेजिनेशन से बाहर हो सकती है, हो सकता है आप उसी में हो, पर आज वो जिस पोजीशन पे हैं, उनको देख के आप कभी सोच नहीं पाओगे कि कभी ऐसे भी रहेंगे कि इनके पास एक कमरा था, किसी के पास खाने को नहीं थे, किसी के पास कपड़े नहीं थे, ऐसा है। और ऐसे बच्चों को मैं आपको मिलवा सकता हूं। तो ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, मेरा एक स्टूडेंट है रोहित वर्मा, फादर उसके मजदूरी करते थे, आईआईटी रुड़की से उसने एमसीए किया, हो सकता है कभी प्रतीक सर से नाम सुना आपने, नीचे फोटोग्राफ भी लगी है। उस बच्चे ने अभी 4 करोड़ रुपए का बैंगलोर में घर लिया है, ठीक है, 4 करोड़ का बैंगलोर में घर लिया। सोच लो आप क्या पोजीशन होगी उसकी, जिसके पास कभी, और भोपाल में गाड़ी रखी है, वहां रखी है, भोपाल आता बहुत कम है, पर बोले सर अब आता हूं तो कम से कम होना चाहिए। पर मेहनत की है उसने, उस मेहनत का, और ऐसे एक नहीं, मतलब मैं बोला ना 100 की गिनती नहीं है, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट होंगे मेरी लाइफ में, जिनकी लाइफ में
ऐसी ऐसी दिक्कतें आई, पर क्या होता है आपका फोकस किस पे, आपका फोकस प्रॉब्लम पे, तो प्रॉब्लम बनी रहेगी। आपका फोकस है प्रॉब्लम की सॉल्यूशन पे, तो सॉल्यूशन निकलेगा। सॉल्यूशन मतलब मुझे घर की परिस्थिति दिख रही है ऐसी है और मुझे इसको इंप्रूव करना है, मैं मेहनत करूंगा तो हो जाएगी। ना अपने बड़े भाई से उम्मीद करो, ना छोटे भाई बहनों से उम्मीद करो कि अरे मेरे बड़े भैया उनको करना चाहिए, वो नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूंगा, कई ऐसे भी बोल देते हैं। आप किसी और से एक्सपेक्टेशन रख के कभी कुछ नहीं कर सकते, आपके खुद के होना चाहिए एफर्ट। और जिनकी इकोनॉमिकली कंडीशन अच्छी है उनको भी मैं बोलूंगा कि आप बहुत साउंड हो, सब कुछ है आपके पास, तो भी वो आपका नहीं है, वो आपका नहीं है। आपका जब होगा जब आप खुद अपने नाम से कमाओगे। तो कई अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, कईयों के अच्छे पेरेंट्स बहुत अच्छी जॉब में होते हैं, उनको भी कुछ अपना अचीव करना है। क्योंकि आप कभी किसी भी पेरेंट से पूछोगे ना, चाहे कोई कितना भी रिच क्यों ना, वो कहते हैं कि हमारी ये इच्छा है कि मेरे बच्चों से मेरी पहचान बने। सुना ना आपने ये? तो आपकी वजह से आपके पेरेंट्स को कब जाना जाएगा, जब आप उनसे कई ज्यादा अच्छा कर लोगे। तो अगर आपके पेरेंट्स के पास कुछ नहीं है तो थोड़ा अचीव करके भी आपको जाना जाएगा। पर अगर आपके पेरेंट्स पहले ही बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, जब जाके आपको जाना जाएगा, है ना। जैसे अमिताभ बच्चन को सब जानते हैं, पर अभिषेक बच्चन के साथ क्या दिक्कत है बताओ? रियल फैक्ट है, क्योंकि उसको अपने फादर से ज्यादा अच्छा दिखाना के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, नहीं कर पाया, है ना। तो ये होता है, इसलिए याद रखना कि आपके एफर्ट्स ऐसे होना चाहिए कि आपको जाना जाए। सचिन तेंदुलकर को आप सब जानते हो, अभी उसका बेटा खेलता है क्रिकेट, पर आप उसको कहां उसकी पहचान बन पा रही, क्यों? क्योंकि उसको जब तक वो सचिन से अच्छा नहीं खेलेगा, जब तक उसकी पहचान नहीं बन सकती। कोई और प्लेयर कम खेल के भी पहचान बना सकता है। तो अगर आपके पेरेंट्स मान लो बहुत अच्छी पोजीशन पे नहीं है तो आपके एफर्ट थोड़े कम होंगे, पर वो अच्छी पोजीशन पे हैं तो आपके बहुत हाई लेवल एफर्ट लगेंगे, ये ध्यान रखना। चलो, तो अब क्वेश्चन देखिए अगला, ये क्लियर? ठीक है। अब अगली बात करते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है। रोहित वर्मा अभी जो है वो है अमेजॉन में, और वो बहुत सारी कंपनी में रह चुका है, बहुत सारी स्टार्टअप कंपनी में रह चुका है, करीब करीब उसने 5 या 6 कंट्री विजिट कर ली। मिलवाऊंगा मैं, अभी भोपाल में ही हूं, आप ऑनलाइन वालों को भी और आपको भी। अभी भोपाल में बहुत सारे बच्चे मिलवाऊंगा, और ये रोहित वर्मा अकेला नहीं है, ऐसे थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल है, इसलिए बोल रहा हूं मैं। और ऐसे ही थाउजेंड ऑफ एग्जाम्पल में आप लोग भी इंक्लूड हो जाओ, ये आपकी कोशिश होना चाहिए, है ना। यस, इवन नंबर बोलो, 2, 4 और 6। नेक्स्ट, ऑड नंबर बोलो, अगेन 3/6। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर 2, 3, 5, बोलो 3/6। ठीक। नेक्स्ट, इवन एंड प्राइम, इवन एंड प्राइम, बिल्कुल सही। इवन भी हो और प्राइम भी हो, ऐसा एक ही नंबर होता है एंड लगा है, तो 1/6। नेक्स्ट, इवन और प्राइम, इवन और प्राइम, भाई इवन और प्राइम, तो इवन नंबर हो या और लग गया या प्राइम हो, तो एक तो कॉमन हो गया, तो टोटल कितना? 5/6। आ रहा है समझ में? ठीक। इवन और प्राइम, इवन नंबर बेटा कौन कौन से होते हैं? 2, 4, 6। प्राइम बोलो 2, 3, 5, या तो इवन हो या प्राइम हो, तो इवन हो गया 2, 4, 6, ये कॉमन हो गया इसलिए नहीं लेंगे। एंड में कॉमन होता है, एंड मतलब कॉमन बोथ, और मतलब आइदर दिस और बोथ। नेक्स्ट, इवन एंड ऑड, यस,
इवन एंड ऑड। तो इवन एंड ऑड का मतलब हो गया या तो इवन हो या ऑड हो, नहीं और ऑड हो, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इवन आ गया तो ऑड नहीं आएगा, और ऑड आ गया तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जब भी होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो होती है, और नॉन, ये जैसे नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसलिए प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं है, तो ये जीरो हो गया, राइट। फिर इवन और ऑड, ये श्योर हो गया। आप किसी से भी बिंदास शर्त लगाओ, कहना देखना मैं फेंकूंगा, तुम देख लेना या तो इवन आएगा या ऑड। नहीं आए तो मैं 1000 रुपए दूंगा, आए तो तुम 100 रुपए दे देना। सामने वाला भी खुश कि चलो 1000 मिलेंगे, पर आप अल्टीमेटली क्या लेके जाओगे? 100 रुपए। पर ध्यान से बोलना, जो मैजिशियन होते हैं वो मैजिक से दिखाते हैं, वो कौन सा मैजिक दिखाते हैं? जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो? 100%। नहीं तो पता चले उन्हें रोज जूते पड़े। ऑब्वियसली अगर उनका मैजिक फेल हो जाए तो क्या होगा बताओ? जूते ही खाएंगे ना वो। पर वो मैजिक दिखाते वक्त क्या करते हैं, आपने देखा होगा, मैजिक खत्म होते ही अगला स्टार्ट कर देते हैं, कि आपका दिमाग जो है वो उसके बारे में थॉट प्रोसेस डेवलप ना कर पाए। और जब तक मैजिक वो बहुत तेजी में चलता है, ऐसे ही एंड होता है, एक तो लाइट चमक इतनी होती है, जैसे ही एंड होता है 1 सेकंड भी नहीं बैठने देते आपको, जल्दी निकलो बाहर, अगले आ रहे हैं। अब आप 3 दिन तक सोच रहे हो करा क्या, फिर आप सोचते जाने दो। ठीक है। मेरा एक स्टूडेंट ऐसा भी जो मैजिशियन बन गया है, वो यूट्यूब पे वीडियो डालता है, अच्छा मैजिक करता है, अभी नाम बता दूंगा मैं आपको, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं है अभी, वो भी एक प्रोग्राम में मिल गया था, मुझे म्यूजिक दिखाने आया था, मैंने कहा वाह। तो ऐसा नहीं है, जैसे अभी मैंने बोला ना कि आपको सक्सेसफुल बनना, सक्सेसफुल बनने का मतलब केवल एक ही नहीं होता टॉप कंपनी में जॉब करना। सक्सेसफुल बनने का मतलब होता है वो करो जो आपको खुशी मिलती है, पर ऐसा करो जिससे आप कुछ अचीव कर सको, कुछ अपना नाम कमा सको। चलो ये क्लियर? डन। चलिए अब 2 डाइस पे आते हैं, लिखिए। 2 डाइस थ्रो एट रैंडम। Two dice throw at random. Find the probability of getting. Find the probability of getting. अब देखो आप 2 डाइस को फेंक रहे हैं, 2 डाइस को फेंक रहे हैं, तो 2 डाइस के ऊपर जो भी नंबर आएगा उन नंबर की बात की जाएगी। मान लो एक पे 3 आया, एक पे 4 आया, तो 2 तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो इनका आपसे क्या पूछेंगे, सम, या इनका प्रोडक्ट। 2 ही चीजें पूछ सकते हैं। प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन इजी होता है, सम वाला थोड़ा सा टाइम लेता है, तो दोनों बता देता हूं एक एक करके। 2 डाइस थ्रो एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। Find the probability of getting a total of ठीक। पहला क्वेश्चन, मतलब इन दोनों का टोटल ऑफ अपर फेसेस भी लिखा होता है, कुछ बुक में ना भी लिखा हो तो बाय डिफॉल्ट कौन सा फेस देखते हो आप? ऐसा थोड़ी थ्रो करके आपने ऊपर बनाया तो साइड वाला नहीं 6 आया है, कौन सा डिफॉल्ट कौन सा माना जाता है? अपर वाला। तो टोटल ऑफ, पहला क्वेश्चन, टोटल ऑफ 8। उस मैजिशियन का नाम है मैजिशियन एडी। आप मैजिशियन एडी नाम से यूट्यूब पे सर्च करोगे ना तो मिल जाएगा। ऐसे कुछ बहुत अच्छे सिंगर भी बन गए, उनके भी दे दूंगा मैं। अभी एक बच्चा है जो लास्ट ईयर जिसको एक्टर बनना है, अब वो मुझसे बोलता है, क्योंकि मैं हर चीज में सपोर्ट करता हूं पर वो कुछ अच्छे लेवल पे, तो मुझसे बोलता है आप पेरेंट्स से बात कर लो कि वो कन्विंस हो जाए कि मैं एक्टर बनने के लिए चला जाऊं। बताओ मुझे करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैंने इनमें से किसी के लिए बात नहीं की, मैं सपोर्ट कर सकता हूं, पर अगर किसी को एक्टर बनना है और वो आज अपने घर पे कन्विंस नहीं कर सकता, तो बताओ वो कैसे बड़े बड़े डायरेक्टर को कन्विंस करेगा कि मैं अच्छा स्टार हूं या अच्छा एक्टर बनूंगा? कर सकता है? हाँ, तो कभी कभी कुछ चीजों में आपके एफर्ट्स भी लगते हैं, आपकी विल पावर भी लगती है। जब आप कुछ लीक से हटके काम करने चाहते हो तो फिर आपका अप्रोच भी बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए। और स्पेशली एक्टर, आपको पता है बॉम्बे में लगभग हर दिन 1000 से 2000 लोग लैंड करते हैं इस बात के लिए कि उन्हें क्या बनना है? एक्टर बनना है। और कितनों को आप जानते हो ये आपको भी पता है। तो स्ट्रगल है, ऐसा नहीं कि बनते नहीं है, पर बहुत स्ट्रगल है हर चीज में। अगर मैं आपको बताऊं सबसे लीस्ट कंपटीशन मैंने कहीं देखा है, सबसे लीस्ट, तो वो है एजुकेशन में।
लोग कहते हैं एजुकेशन में हाईएस्ट कंपटीशन है, तो सबसे लीस्ट है। अच्छी पढ़ाई कर ली, अच्छा जॉब मिल जाएगा। अच्छी जगह से आपने कोई ग्रेजुएशन मान लो आईआईटी से बीटेक वगैरह कर लिया, आईआईटी से एमसीए या एनडीए वेनडीए निकाल लिया, सीडीएस, कुछ ना कुछ। पर बाकी जगह इतनी फाइट है, 1000 लोग अगर रोज जाते हैं, सोचो आप, तो हर दिन हर महीने 30,000 नई जनता इकट्ठी होती है। कितना कंपटीशन है। आप कभी देखना सिंगिंग कंपटीशन होता है, वो जो ऑडिशन लेने आते हैं, क्या लाइन लगी रहती है, हर सिटी में, हजारों में। तो हर जगह कंपटीशन है, सबसे लीस्ट कंपटीशन है पढ़ाई में। इसलिए मैं आपको बोलूंगा, अगर आप पढ़ाई करके जब सबसे जल्दी आगे बढ़ सकते हो कंपेयर टू अदर फील्ड, एनी फील्ड, आप मुझे कभी भी सोच के बताना। इसलिए आप लोगों को कोई अदर एक्टिविटी का जुनून हो तो भी पढ़ाई कर लो, जिससे कि कम से कम फाइनेंशियल सपोर्ट रहे, फिर अपनी हॉबी को डेवलप करो। क्योंकि पैसा भी होना चाहिए ना, जब मैं बॉम्बे चले जाओगे करोगे क्या? तो हाँ, फिर चोरी करोगे या फिर चाहे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए याद रखो। यस, टोटल ऑफ 8। तो जैसे टोटल ऑफ मतलब डाइस का सम क्या हो, 8 हो। तो 8 कब होगा? जब एक पर 1 और एक पे 7 आए, एक पर 2 और एक पर 6 आए, 3 और 5 आए, 4 और 5 और 2 आए, 6, 5 और 3, 6 और 2 आए, और 7 और, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 बाय, ये सही है? या ऑप्शन ए मिलेगा? और कुछ बच्चे पेपर में भूल जाते हैं, टोटल ऑफ 8 ऐसे करते हैं वो। याद रखिए डाइस की बात हो रही है, तो डाइस पर बड़े से बड़ा नंबर 6 और छोटे से छोटा 1। तो ये दो केस गलती से उस समय ना ले लें, जिनको आप अभी मुझे गलत करवा रहे हैं। एग्जाम में यही गलती हम कर देते हैं कई बार। तो क्या आ गया आंसर? 5/36। ऑर्डर है ना इसमें, 2 6 और 6 2 अलग अलग है। बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि पहली बार क्या आया, दूसरी बार क्या आया। डन। नेक्स्ट, टोटल ऑफ प्राइम नंबर, नंबर का सम प्राइम हो, टोटल ऑफ प्राइम नंबर। अब टोटल ऑफ प्राइम नंबर का मतलब है नंबर का सम प्राइम हो। तो नंबर का सम प्राइम हो मतलब कि आने वाले नंबर क्या हो, प्राइम हो, मतलब उनका सम। तो प्राइम का प्राइम क्या क्या हो सकता है बताओ? 2 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, क्यों 13 हो सकता है। शाबाश, डाइस की बात कर रहे हैं तो 13 नहीं होगा। डाइस के नंबर का सम प्राइम हो, तो ये ऐसी मिस्टेक होती है, कोई बात नहीं। अब 2 के लिए केसेस कितने होंगे? एक ही। 3 के लिए 1 2 और 2 केसेस हो गए। 5 के लिए 1 4 2 3 3 2 और कितने हो गए बेटा? 4। 7 के लिए 1 6 से लेके 6 1 तक कितने? 6। 11 के 5 6 और 6 5 बोलो 2, सबको ऐड करो तो प्राइम बोला है। तो 15 बाय बोलो 36। 16 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, कोई आंसर नहीं होगा। कुछ लोग 6 बाय 36 एक ही प्राइम नंबर दिखता है उनको। पूरे नंबर का जो दोनों नंबर का सम हो वो प्राइम हो, अलग अलग नंबर नहीं, उनका आपस में सम जो है वो प्राइम हो। ठीक। पुराने बच्चे जो हैं उनके पास तो चार्ट भी बना हुआ है, रिवाइज कर लिया होगा आप लोगों ने अगर पहले पढ़ा हुआ है तो। जो नए हैं उनको बता रहा हूं, और कोशिश यही होना चाहिए जब दोबारा पढ़ो तो हर चीज जो पहले की पढ़ी है वो रिवाइज होती जाए आपकी, और मैं बोलूं उसके पहले आप अपनी कॉपी में लिख पाए। चलिए अब सम ऑफ 2 डाइस की बात करते हैं, तो मिनिमम सम कितना होता है? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहां लिख लो फेवरेबल केसेस 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 और आउट ऑफ, दोबारा बना देता हूं,
ऐसा भी बना सकते हो, दो पैरेलल लाइन ले लो। मिनिमम सम बोलो 2, मैक्सिमम 12, 3 और 11, 4 और 10, 5 और 8 और वो सॉरी 6 और 8 और 7 के साथ 7 ही लिख दो सिमेट्री के लिए। यहां पे बीच में लिखना फेवरेबल केसेस 1 2 3 4 5 एंड आउट ऑफ 36, ऐसे भी याद रख सकते हो। डन। अब इसको यूज कैसे करेंगे, मान लो मैं आपसे बोलूं कि टोटल ऑफ 8, तो 8 के केस कितने बेटा 5, तो 5 बाय 36। मान लो मैंने आपसे पूछा टोटल ऑफ 7, 7 के केस बोलो 6 बाय 36। मान लो मैंने बोला टोटल ऑफ 11, 2 बाय, याद है तो ठीक, नहीं तो बना के भी देख सकते हो, बहुत जल्दी बन जाता। ऐसे भी रख सकते हो याद, और वो ट्राइंगल जो याद बता रहा था वैसे। टोटल ऑफ प्राइम नंबर देखना है, तो प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं अभी बताया था, 2 3 5 7 और 11। 2 के केस बताओ कितने, 1 3 के बोलो, 2 5 के बोलो, 4 7 के बोलो, 6 11 के बोलो, 2 ऐड कर दो। ट्राइंगल से देख लो इसको, क्योंकि मैंने हमेशा ट्राइंगल से बताया है, तो आप ट्राइंगल से सीख लो दोबारा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहां पे लिखना फेरियल केसेस 1 से 6 तक जाओ, और फिर 6 से बोलो कहां तक, 1 तक आ जाओ, आउट ऑफ 36। तो 2 डाइस से रेटेड कोई क्वेश्चन आए तो ये चार्ट देख के फट से कर लोगे। 3 के लिए भी बता दूंगा, 4 के लिए भी बता दूंगा। ओके, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए टोटल ऑफ 4, तो 3 बाय, टोटल ऑफ 6 5 बाय, बस ऐसे बताओगे। ठीक, 3 डाइस का लिखो, बस ये लास्ट है, फिर उसके बाद एंड करूंगा क्लास। अ डाइस थ्रो 3 टाइम्स, आएगा अभी सब समझ में आएगा। अ डाइस थ्रो 3 टाइम्स, a dice throw 3 times, find the probability of getting, a dice throw 3 times, find the probability of getting total of, ऐसे ही पूछेंगे टोटल ऑफ कोई नंबर, जैसे टोटल ऑफ 6, पहले बिना उसके करते हैं, फिर चार्ट बता दूंगा। 3 पासे को फेंकने पर टोटल 6 आए, a dice throw 3 times, find the probability of getting 6। 6 कब कब आएगा, 6 कब कब आएगा, अभी इससे समझ में आ जाएगा जिसको पिछला लॉजिक अभी समझ में नहीं आया। देखो 6 कब आएगा, जब 1 1 और 4 हो, तो ये अरेंज भी करोगे 1 4 1 4 1 1, क्यों। और कब आएगा बेटा 1 2 3, ये भी अरेंज होगा 1 3 2 2 3 1 2 1 3 और 3 1 2 और 3 2 1। और 6 कब आएगा 2 2 2 और, बस बस इसके बाद नहीं आएगा, आएगा तो बता दो। तो कितने हुए केस, ये पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आप बोलोगे 10, और टोटल केस होते हैं 3 डाइज है तो 6 6। अब ये तो छोटा क्वेश्चन है, पर एक आध भूल गया या ज्यादा कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगा, तो इसको भी मैं बताऊंगा चार्ट से कैसे करेंगे, और कल फिर यहीं से क्लास स्टार्ट करेंगे।
यस। अब इसके लिए भी आप एक चार्ट बना लीजिए, तो उससे 2 वाला भी क्लियर हो जाएगा। अब जब 3 डाइस को फेंकते हो तो मिनिमम सम कितना होता है बेटा, और मैक्सिमम 3 के पैरेलल 18 लिखना, 4 के एक असेंडिंग एक डिसेंडिंग। और इसके बीच में लिखना फेयरवेल केसेस 1, 3, 6, 10, 15, 21, 25, 27 आउट ऑफ 216। जैसे अभी मैंने क्वेश्चन क्या दिया था याद करिए, टोटल ऑफ 6, तो कितने 10/216। ये कहां से आया, तो मैंने खुद ही बनाए थे, 3 के भी 4 के भी पहले निकाले, जैसे अभी आपके सामने निकाला है, परम्यूटेशन की हेल्प से, मल्टीनोमियल की थ्योरम की हेल्प से, पर ये आपको टाइम बचा देगा। अभी 6 बोला था आपने, फट से कितना बता दिया, देखो 6 का 10/216। तो अगर याद रख लोगे तो आपको फायदा होगा। यहां पर डिफरेंस 2 का, इसमें 3 का, इसमें 4 का, इसमें 5 का, इसमें 6 का, पर यहां ऐसा नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ केसेस से इसका कोई बाई चांस इतने में मिल गया सेम। डन। कोई कंफ्यूजन? आपसे मैं बोलूं कि टोटल ऑफ, मान लो मैं आपसे बोलूं कि टोटल ऑफ 12, तो बोलो क्या बोलते, 25 बाय, ये 25 मतलब ऐसे 25 केसेज होंगे जिनमें डाइस का सम क्या हो रहा होगा, ये मतलब होता है। मान लो मैं बोलूं टोटल ऑफ 8, 21/216। ठीक, तो ये सब फेडरल केसेस निकाले। अब इसके आगे का पोर्शन हम कल की क्लास में करेंगे। कल काफी कुछ कवर हो जाएगा, सारे स्टैंडर्ड टाइप हो जाएंगे, परसों से मिक्स टाइप पे आ जाएंगे। आप लोग पर प्रैक्टिस करते जाओ, और जितना आगे पीछे कर सकते हो अच्छी बात है। स्पेशली वो लोग जिनके पास क्लाउड है, उनके पास तो पूरा स्कोप होता है, देख लो तो अच्छा है। अच्छा, अभी ऑनलाइन वाले बच्चे ध्यान रखें कि आप लोगों का एक स्पेशल सेशन है 7:15 पर, हो सकता है 7:15 पर है, 5-10 मिनट आगे पीछे बढ़ सकता है, आगे बढ़ेगा पीछे नहीं। और बेसिकली ये सेशन उनके काम का है, मैंने इसका एक्सेस तो सभी को दिया है, एफ तक के बच्चों के ज्यादा काम का नहीं है, क्योंकि एफ तक के बच्चों का सब सिलेबस हुआ था। ये बेसिकली काम का जिन्होंने एफ के बाद ज्वाइन किया है या ड्रॉपर बच्चे। पर अगर आप अटेंड करना चाहें, कुछ कुछ टॉपिक छूटे हों जिसके वो कैसे कवर करें, किस किस दिन में क्या कवर करें, ये मैं बताऊंगा। तो इसलिए अभी ये सेशन एंड कर रहा हूं। आप लोग जिनको कंफ्यूजन है, डीपीटी आज नहीं कल मिलेगी, तो जिन लोगों को छूटे हुए कोई टॉपिक हैं, मतलब एफ बैच के पहले तक ना भी करें तो चलेगा, पर किसी का कोई टॉपिक छूटा है, कंफ्यूजन है, तो आप 7:15 वाला सेशन जरूर करें। बेसिकली ये न्यू बच्चे हैं जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया कुछ दिन पहले, 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, वो अपने टॉपिक को कैसे कवर करें उस बात को लेकर ये सेशन। और ये 22 वालों के लिए केवल, 23 का मैं अलग से लूंगा इसी वीक में, वो अलग से बताऊंगा।